So we are starting the first demo session of the first aid सेशन और इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर लेंगे। तो जो डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब या इसको कार्डियक ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और कार्डियक ट्यूब जो होती है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स का नाम क्या है जी? देखिए आपने उसमें याद रखना है कि इट इज जस्ट लाइक अ पर्सन टू इट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये इसको हम कार्डियक ट्यूब कहते हैं, हार्ट ट्यूब कहते हैं। इसके कुछ पोर्शंस हैं। ये जो पोर्शन है ना सबसे ऊपर, दिस इज कॉल्ड ट्रंकस। ट्रंकस, अच्छा अब ट्रंकस से कल को क्या बनेगा? ट्रंकस से दो चीजें बनेगी, ठीक है। जैसे जिस तरह दो डिवीजन हुई है ना, तो हम आगे इसको देखेंगे कि ट्रंकस ट्रंकस से क्या चीजें ड्राइव होती हैं। उसके बाद ये जो इतना सा सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड बल्बस कार्डिया, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो दो सेगमेंट्स आ जाएंगे, दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स हैं, फिर प्रिमिटिव एट्रियाज हैं, और फाइनली हमारे पास ये जो लास्ट सेगमेंट आता है, ये दो पोर्शन जो हैं दे आर कॉल्ड साइनस वेनोसस, ठीक है। अब इससे बेसिकली कल को पूरे का पूरा जो हार्ट है या उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली से डेवलप होंगे, ठीक है। तो ट्रंकस है, बल्बस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, प्रिमिटिव एट्रिया है, और फाइनली हमारे पास साइनस वेनोसस है, ठीक है। चलें अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस डायग्राम को दोबारा देखिए, फर्स्ट एड। तो अगर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, द रेड वन, दिस इज ट्रंकस। उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड बल्बस कॉर्डेस। और उसके बाद उन्होंने प्रिमिटिव एट्रिया और वेंट्रिकल्स अलग अलग नहीं किए, जस्ट वेंट्रिकल्स बताए हुए हैं इधर, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स ये वाला पोर्शन, फिर एट्रिया, और एट्रिया के बाद ये जो है दिस इज कॉल्ड साइनस वेनोसस, ठीक है। सो पहला स्टेप इसके अंदर, इसके एमसीक्यूज क्या निकल सकते हैं? एमसीक्यूज ये सिंपल आ सकता है कि जी आप ये बताएं कि ट्रंकस जो है ना उससे क्या चीज डिराइव होगी, ठीक है। ट्रंकस से कल को क्या बनेगा, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस से कल को दो चीजें बनती, ठीक है। एक होता है जी एओर्टा और एक होता है पल्मोनरी ट्रंक, वो भी हम आगे चलो बात करें। फाइनली देखिए ये मोल्डिंग होते होते दिस इज दी फाइनल शेप ऑफ द हार्ट, ठीक है। और इस फाइनल शेप के अंदर आप देखें डेवलपमेंट होते होते कितना टाइम लगा? 22 डेज से स्टार्ट हुआ और इट टुक अबाउट 50 डेज, तो जो कि कंप्लीट हार्ट डेवलपमेंट में हो गया। अब 50 डेज का मतलब ये है कि राउंड अबाउट कोई 7 to 8 वीक्स, यानी ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स, 7-8 वीक्स। तो ये क्वेश्चन यही आता होता है कि हार्ट डेवलपमेंट होते होते कितना टाइम लगता है? तो ये 8 वीक में या 2 मंथ्स के अंदर हम कहते हैं जी हार्ट डेवलप हो चुका होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जी इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कब होती है? तो वो 4th वीक में स्टार्ट हो जाती है, 4th वीक में स्टार्ट हो जाती है। अब इसको मैं थोड़ा और क्लिनिकली को रिलेट करता हूँ, मैं गायनी में जाने लगा। देखिए जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है फीमेल और वो आपके पास आती हैं और कहते हैं कि आपसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के, आप उसे कहते हैं जाएं जी अल्ट्रासाउंड करवा के। अल्ट्रासाउंड आप जब करवाते हैं इनिशियली तो आप क्या देखना चाहते हैं? मतलब उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे? वो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि अच्छा ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ना ये एक सैक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड, इनिशियल जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पहला टारगेट ये होता है टू आइडेंटिफाई द सैक, यानी ये तो पता चले कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर है तो कहां पर है। अगर सपोज करो कि ये सैक यहाँ पर मिल गया, तो दिस इज द गेस्टेशनल सैक। ओके, नाउ द गेस्टेशनल नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? आप अगला इसमें देखना चाहते हैं कि इसके अंदर सैक के अंदर कोई कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है। आप उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी भी चेक करना चाहते हैं। अल्ट्रासाउंड वाला आपसे कहता है कि जी सैक नजर आ गया, मुझे कार्डियक एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये जो बेबी है ये डेवलप नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। तो आप उसे क्या कहते हैं पेशेंट को, अच्छा ऐसा करिए आप फर्दर 2 वीक्स के बाद आए, दोबारा हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और उस वक्त हम कार्डियक एक्टिविटी चेक करेंगे।
सो इसका मतलब है कि अगर उसने अर्ली वहां चला गया पेशेंट और अर्ली जाके उसने स्कैन करवा लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि कार्डियक सैक जो गेस्टेशनल सैक है वो है या नहीं है। ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है। और अब देखें अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं है ना तो फिर तो इसका फायदा कोई नहीं। तो इसका मतलब है हम पेशेंट को फिर फर्दर 4 to 6 वीक्स के बाद कहते हैं कि जी आप दोबारा जो है वो करवा के आइए, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के आइए और उसमें हम कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक सैक चेक करते हैं। यहाँ पर प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखिए, मुझे वरना रिमूव करना पड़ेगा प्लीज। ओके तो इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस यहाँ पर है कि किस वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कब तक डेवलपमेंट तकरीबन हो जाती है, उसको हम ये सारी स्टोरी मैंने आपसे डिस्कस किया है। अच्छा अब अगला इंपॉर्टेंट देखिए, ये डेवलपमेंट होते होते कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लाइक सपोज करो डिफेक्ट इन द लेफ्ट टू राइट डायनिन। अच्छा ये अब सिंपल ये कह लें कि हमारी जब डेवलपमेंट होती है हमें राइट और लेफ्ट की ओरिएंटेशन कैसे होती है, कौन सी चीज राइट पे डेवलप होगी, कौन सी चीज लेफ्ट पे डेवलप होगी। ऑब्वियसली बात है ये जीन रिलेटेड एक फिनोमेना है, जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं और जीन्स के आगे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। सो अगर किसी एक में डिफेक्ट आएगा तो ये राइट टू लेफ्ट ओरिएंटेशन खराब होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट्स का कि जी राइट साइड पे हार्ट है, लेफ्ट पे नहीं है, राइट पे है, ठीक है, यू कॉल इट डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। और डेक्स्ट्रोकार्डिया के पीछे रीजन क्या होती है, वो डायनिन डिफेक्ट होता है। डायनिन का काम क्या था कि वो राइट टू लेफ्ट ओरिएंटेशन मेंटेन करना, ये सिमेट्री मेंटेन करना। तो अगर वो खराब हो गई है तो अब पेशेंट का हार्ट टू द राइट साइड होगा। तो इसका एमसीक्यू ये आता अब बनता ही अक्सर आता है कि जी राइट टू लेफ्ट अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया है तो किस चीज का डिफेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है वो डायनिन का इफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो कई दफा डेक्स्ट्रोकार्डिया एक पेशेंट में अलोन होता है, यानी एक ही प्रॉब्लम आता है जी डेक्स्ट्रोकार्डिया और कुछ नहीं होता। कई दफा ये एज अ सिंड्रोम आता है, आई मीन इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, उसको हम कहते हैं जी कार्टर जेनर सिंड्रोम, ठीक है, कार्टर जेनर सिंड्रोम। अब ये कार्टर जेनर सिंड्रोम क्या है, ये फिर एक लंबी स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आगे हम साथ साथ देखेंगे। सो अप टिल नाउ कार्डियक लूपिंग में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हार्ट के पार्ट्स जिससे हमने डिराइव करना है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, यानी कार्डियक ट्यूब है और कार्डियक ट्यूब से क्या चीजें आगे डिराइव होती हैं, ये बेसिकली अभी हमने यहाँ डिस्कस किया। अच्छा अब ये जो कार्डियक ट्यूब से डेरिवेटिव्स हैं उसका ये टेबल है, इसमें से एक एमसीक्यू 100% आता होता है ऑलमोस्ट इन ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स। तो जिस तरह मैंने कहा था कि जी ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, उस ट्रंकस आर्टेरियोसिस से कल को क्या बनेगा, एओर्टा बनेगा और पल्मोनरी ट्रंक बनेगा। सो ये एमसीक्यू मैंने आपसे डिस्कस किया। बल्बस कॉर्डिस, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं जो हमें डिराइव करने चाहिए, कहां से हमने ये पार्ट्स लेने। देखिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं हार्ट के। हमें एक तो वेसल्स हैं, वेसल्स दो बड़ी वेसल्स हैं, एक एओर्टा है और एक पल्मोनरी ट्रंक है, एक तो ये। दूसरा क्या है जी, दूसरा है वेंट्रिकल्स, फिर है जी एट्रिया। अब वेंट्रिकल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका स्मूथ पार्ट होता है और एक उसका ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट। सेम स्टोरी इधर है, एट्रिया के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका स्मूथ पार्ट होता है और एक उसका ट्रेबिकुलेटेड पार्ट होता है, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट्स जो है वो डिफरेंट जो है ना, इनका ओरिजिन, इनकी डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट है। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि अच्छा एओर्टा कहाँ से आएगा, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से आएगा, एट्रिया सॉरी वेंट्रिकल्स का स्मूथ पार्ट कहाँ से आएगा, रफ पार्ट या ट्रेबिकुलेटेड पार्ट कहाँ से आएगा, इस तरह एट्रिया का कहाँ से आएगा। ये सारी बातें आपको इस टेबल में आपको मिल जाएंगी। सो देखिए, तो here you can see bulbous cordis। अच्छा बल्ब वैसे ही ना स्मूथ सा पार्ट होता है, याद है ना आपको पुराना वो जो बल्ब होता था राउंड सा, तो इसका मतलब है इसे कोई स्मूथ पार्ट ही बनेगा। सो स्मूथ पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। स्मूथ पार्ट एक्चुअली वो पार्ट होता है जहां से वेंट्रिकल से वेसल्स निकल रही हैं। लाइक देखें वेंट्रिकल से क्या निकलता है, कौन बता सकते हैं जी, वेंट्रिकल से कौन सी वेसल्स निकलती हैं, राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेसल निकलती है और लेफ्ट से कौन सी वेसल निकलती है।
जी प्लीज आंसर करें, चैट में आंसर करें या वैसे बोल के बताइए। सर पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट से और एओर्टा निकलती है लेफ्ट से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो उस पॉइंट पे जहां से ये वेसल्स निकलेंगी, उन पॉइंट्स पे ऑब्वियसली बात है स्मूथ पार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है स्मूथ पार्ट उन वेसल्स के आसपास होगा जहां से वो एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक निकल, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इसका मतलब है बनेंगे वेंट्रिकल इसमें से, लेकिन कौन सा पार्ट बनेगा? ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया था। ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों यहां से। उसके बाद प्रिमिटिव एट्रिया याद करें, वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें प्रिमिटिव एट्रिया भी था। और प्रिमिटिव एट्रिया से क्या बनेगा? अगेन ट्रेबिकुलेटेड या रफ पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। इसका मतलब है हमने ट्रेबिकुलेटेड पार्ट्स राइट वेंट्रिकल के भी बना लिया, सॉरी वेंट्रिकल्स के भी बना लिए और एट्रिया के भी बना लिए। अब रह गया स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रिया। ये देखें स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रिया। तो ये कौन बनाता है जी? दिस इज बिकॉज ऑफ द साइनस विनोसस। याद करें वो जो नीचे वाले दो लिम्स थे, तो राइट साइनस विनोसस से स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रिया बनता है। लेफ्ट साइनस विनोसस से कॉरोनरी साइनस बनता है, विच इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, ठीक है। सारा वीनस सिस्टम जो है वो इसमें ड्रेन होता है और ये फाइनली जाके फिर आगे वेना केवा में या हार्ट के अंदर ड्रेन होती है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें राइट और लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस, ये पक्के एमसीक्यूज हैं, इनसे बड़ी दफा पूछा गया कि क्या क्या चीजें डिराइव होती है। उसके बाद आ गया जी एंडोकार्डियल कुशन्स क्या होते हैं। एंडोकार्डियल कुशन खुद कहां से आते हैं, पहले तो ये सोचने वाली बात है। जो एंडोकार्डियल कुशन है ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स उनसे ये बनते हैं और फिर इस एंडोकार्डियल कुशन से हार्ट के सारे सेप्टम्स बनते हैं, ठीक है। सेप्टम्स कौन से हैं अभी जरा नजर मार लेते हैं उसको भी, आ जाए बोर्ड पे। सेप्टम हार्ट के अंदर कौन कौन सा सेप्टम है? देखिए पहले जब हार्ट डेवलप होता है ना तो वो चैम्बर्स में नहीं होता, सो इट हैज अ वेरी वेरी बिग कैविटी लाइक दिस, ठीक है। मैं रफ सा एक ड्रॉ करूंगा डायग्राम पहली। फिर इसमें दो पार्टीशंस होती हैं, यानी एट्रियाज अलग हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स अलग हो जाते हैं। अब ये जो पार्टीशन है ना, ये सेप्टम, इस सेप्टम का नाम होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या हम इसको एवी सेप्टम कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एवी सेप्टम। फिर पार्टीशन होगी एट्रियास की और वेंट्रिकल्स की। एट्रिया की पार्टीशन ऊपर से नीचे की तरफ होती है लाइक दिस, और वेंट्रिकल की पार्टीशन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है लाइक दिस। अब ये जो सेप्टम बन गया इसका नाम था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अगर आपको याद हो IVS, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम था इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम शुरू में पूरा नहीं बनता, तो यहाँ पर एक और पोर्शन आता है सेप्टम का जो कि इसको कंप्लीट करता है बाद में। इसका नाम भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही है। लेकिन ये वाला जो सेप्टम है रेड वाला जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज मस्कुलर पार्ट, यानी मस्कुलर सेप्टम। और ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है दिस इज द मेम्ब्रेनस सेप्टम, मेम्ब्रेनस सेप्टम। सो याद रखना है आपने कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक्चुअली बेसिक दो चीजों से मिलकर बनता है, मसल से और मेम्ब्रेन से। और अभी इसका एक बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है कि जी बताइए हार्ट के अंदर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजीज कौन सी होती हैं। तो आपने याद रखना है एक डिफेक्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें वेंट्रिकल पूरा नहीं बनता, ठीक है, उसका सेप्टम पूरा नहीं बनता। उसमें से ज्यादा कौन सा मसला किस सेप्टम का मसला आता है? वो मेम्ब्रेनस है। तो कोई पूछे जी मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कौन सा है, तो आपने आंसर उसका देना है कि दिस इज द मेम्ब्रेनस सेप्टम, ठीक है। तो ये सेप्टम से रिलेटेड बात जो थी वो यहाँ पर मैंने आपसे भी डिस्कस की है कि ये सेप्टम कहाँ से आते हैं। तो याद रखना है आपने कि ऑल द सेप्टम्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन। अब वो चाहे एट्रियल सेप्टम हो, चाहे मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो, चाहे एवी वैल्व्स हो, चाहे सेमी ल्यूनर वैल्व्स हो। अब ये दो टाइप के वैल्व्स आ गए, एक उन्होंने कहा जी एवी वैल्व और एक का नाम था सेमी लूनर वैल्व। एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व, वो वैल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान है। देख लेते हैं ये भी कौन से वैल्व्स हैं।
So the valves between atria and ventricles, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखें इस चैम्बर को हम कहते हैं राइट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल। एक वाल्व यहाँ होना चाहिए, ठीक है, मैं इस तरह राउंड जस्ट बनाऊंगा आपको। एक वाल्व यहाँ होना चाहिए, जो वाल्व राइट साइड पे है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट साइड पे है उसका नाम है बाइकस्पिड, या इसका दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। तो ये वाल्व चूंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में है तो वी कॉल इट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वी कॉल इट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। वो वाल्व जो आगे इन वेंट्रिकल से निकलेंगे, लाइक यहां से निकलेगा एओर्टा, तो एओर्टिक वाल्व यहां पे आएगा, यहां से निकलेगी सपोज पल्मोनरी ट्रंक, तो यहाँ पल्मोनरी वाल्व आएगा। अब ये जो वाल्व्स होते हैं दे आर एक्चुअली सेमी ल्यूनर वाल्व। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स दो हैं, एक आपका एओर्टिक वाल्व है और एक आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो ये इस तरह चार वाल्व्स हैं। अब ये जो चारों वाल्व्स हैं ये भी कहां से डिराइव हुए हैं? दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन, सो दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। और एंडोकार्डियल कुशन खुद कहां से आता था मैंने आपको बता दिया शुरू में, they are derived from the neural crest cells, ठीक है। so ये वाला पोर्शन इस तरह हमने कवर करना होता है। so here we go, so ये सारी स्टोरी यहाँ से मैंने स्टार्ट की। बाकी कार्डिनल वेन्स, ये एक बड़ा ही फेवरेट एमसीक्यू है कि सुपीरियर वेना केवा कैसे बनता है और इंफीरियर वेना केवा, पक्का सवाल है जी, बहुत दफा पूछा गया है, इसलिए इसको बड़ा ख्याल करना है। राइट कॉमन कार्डिनल वेन एंड राइट इंटीरियर कार्डिनल वेन, ये दो मिलके एसवीसी बनाते हैं। पोस्टीरियर सब कार्डिनल एंड सुप्रा कार्डिनल वेन मिलके आईवीसी बनाते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर कार्डिनल से याद रखिएगा एसवीसी, पोस्टीरियर कार्डिनल से याद रखिएगा आईवीसी, राइट कॉमन कार्डिनल से भी याद रखिएगा एसवीसी, ठीक है। तो ये तो जस्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फाइनली पल्मोनरी वेन, प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन, ऑब्वियसली बात है सब कुछ हमने कर लिया था, सिर्फ एक चीज बच गई थी कि जो पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम है, स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और वो कहां से आएगा, तो उसका आंसर आपने याद रखना है प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये जो स्टोरी मैंने स्टार्ट की थी कि हार्ट डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है जनाब, ये उसका बेसिकली मेथड है कि हाउ यू आर गोइंग टू रीड दिस थिंग। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सेप्टम्स देखें, जब आप सेप्टम्स की बात कर ही रहे हैं तो इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेप्टम होता है ना वो एट्रियल सेप्टम होता है। अच्छा, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली बात है कि सारे ही हैं, लेकिन इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और इसकी पैथोलॉजीज अगर आपको याद हो कि अगर कभी कभी दो एट्रियास के दरमियान सेप्टम सही ना बने तो उसको एक डिफेक्ट कहते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है जी उसका, कौन बताएगा? अगर दो एट्रिया के दरमियान जी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, एएसडी उसको कहते हैं, वेरी गुड। और वो मोस्ट कॉमनली याद होगा अगर आपको कि फोरामेन ओवेल वाली स्टोरी होती है कि फोरामेन ओवेल है वो बंद नहीं हुआ प्रॉपर और उसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ले जी, अब एट्रियल सेप्टल जो सेप्टम है वो डेवलप कैसे होता है उसकी मैं आपसे बात करूं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये सेप्टम डेवलप कैसे होता है। ये मैं इसका ओके नाउ, अच्छा देखें जो सेप्टम डेवलपमेंट है ना, मैं खाली एट्रियल सेप्टम की बात करूंगा, अभी मैं वेंट्रिकल्स की बात नहीं कर रहा। तो ये सपोज कर लेते हैं दिस इज द कॉमन एट्रियल चैम्बर, कॉमन एट्रिया है। कॉमन एट्रिया के इस पॉइंट पे यहां पर बड़ा होता है एंडोकार्डियल कुशन, इसको मैं लिखता हूं एंडोकार्डियल कुशन, which is derived from neural crest cells, sorry neural crest cells, ठीक है। अच्छा, जो सेप्टम दो एट्रिया यहाँ पे बनेगा कल को राइट एट्रिया, यहाँ से बनेगा लेफ्ट एट्रिया, और इनके दरमियान जो पार्टीशन करवाएगा वो इंटरएट्रियल सेप्टम होगा। ये सेप्टम डेवलप, इसकी जो डेवलपमेंट है वो अपसाइड डाउन है, यानी इसने ऊपर से नीचे आना है डेवलप होते हुए। अब लाजमी बात है कि कोई भी चीज जब ग्रो करती है तो उसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स या कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हमें ये सोचना चाहिए कि ये एट्रियल सेप्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट क्यों होगी भाई, आखिर कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये जीन्स होंगे जो उसको कंट्रोल करें।
ठीक है। तो पहला, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से एक सेप्टम अब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं और ये सेप्टम पूरा नहीं बनता, यानी पहला जो सेप्टम स्टार्ट हुआ वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वो इसके साथ जाके ज्वाइन नहीं करेगा। ये सेप्टम जो पहला बना है वी कॉल इट सेप्टम प्राइमम, वी कॉल इट सेप्टम प्राइमम, शाबाश, सेप्टम प्राइमम। अब सेप्टम प्राइमम याद रखिएगा पूरा नहीं बनता, ठीक है, या कई दफा होता है कि हम कहते हैं कि पूरा बनता है फिर बाद में नीचे से उसकी परफोरेशंस होती है, दिस इज सेप्टम प्राइमम। और सेप्टम प्राइमम के बाद ये इसका जो फ्री मार्जिन है और एंडोकार्डियल कुशन उसके दरमियान ये जो गैप है, दिस गैप इज एक्चुअली फोरामेन प्राइमम, दिस गैप इज फोरामेन प्राइमम, ठीक है। अब देखो फोरामेन प्राइमम एक्चुअली सेप्टम प्राइमम के अंदर है, ठीक है, फोरामेन प्राइमम इज एक्चुअली विद इन दी सेप्टम प्राइमम। बाद में क्या होता है, बाद में होता ये है कि ये सेप्टम पूरा हो जाता है, यहां से पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, सो इट मींस कि जो फोरामेन प्राइमम था ये खत्म हो जाता है और एक और ओपनिंग बन जाती है हियर, यहां पर एक और ओपनिंग बन जाती है एंड दिस इज कॉल्ड फोरामेन सेकंडम, फोरामेन सेकंडम। नाउ यू हैव टू नोट इट कि जो फोरामेन प्राइमम था that was also in the septum primum, और जो फोरामेन सेकंडम है वो भी कहां पर है, that is again in the septum primum, ठीक है। अब ये फोरामेन सेकंडम बंद नहीं होगा, ओके, सो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि सेप्टम प्राइमम में ये दो फोरामेन बनेंगे, ठीक है जी, और ये जरूर याद रखिएगा कि वो फोरामेन प्राइमम है वो भी इसी सेप्टम में है, फोरामेन सेकंडम है वो भी इसी सेप्टम में है। फिर इसके बाद होता है स्टार्ट एक नया सेप्टम, वो सेप्टम इस सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे डेवलप होता है टुवर्ड्स द राइट, वो इस तरह यहाँ। अच्छा, अब ये सेप्टम भी पूरा नहीं डेवलप होता, ठीक है। Now this septum is actually second septum, which means septum secundum. Septum secundum, second septum, ठीक है। इस सेप्टम का ये फ्री मार्जिन है और नीचे ये एंडोकार्डियल कुशन है, इनके दरमियान ये जो गैप है, do you know what is the name of this gap? Anyone? You can type it, ठीक है। What is the name of this gap? The gap between the free margin of septum secundum and endocardial cushion. Foramen ovale. Good, shabash. So this gap is actually called foramen ovale. ठीक है, foramen ovale. हाँ, और स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं होती, हम कहते हैं खाली ये foramen ovale नहीं है, foramen ovale is a pathway. Pathway कैसे, कि यहाँ से जब ब्लड आएगा सुपीरियर वेना के वजह से, तो वो इसके थ्रू जाएगा इधर और फिर वो सेप्टम सेकंडम से होता हुआ इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो पाथवे बनते हैं ना, दैट होल पाथवे इज एक्चुअली कॉल्ड फोरामेन ओवले, ठीक है। तो अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि ये बंद नहीं होता, ठीक है। जब ये बंद नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन रह जाता है आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले तो ये ठीक है, क्योंकि बर्थ से पहले हमने अपना जो ब्लड है उसको टुवर्ड्स लंग्स डाइवर्ट नहीं करना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है लंग्स के अंदर वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, यानी हमारा ब्लड वहां जाएगा भी तो वो उसको वेसल्स को ओपन अप नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ अभी क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में है, डेवलपमेंटल फेज में है, वो नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या करना है कि सारे का सारा ब्लड डाइवर्ट कर देना है इनटू द लेफ्ट एट्रिया, वहां से वो ब्लड हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उसके लिए ये गैप बिफोर बर्थ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर बर्थ हम कहते हैं कि जिसको बंद हो जाना चाहिए। अब ये आफ्टर बर्थ बंद कैसे होता है, होता ये है कि ये जो सेप्टम्स दोनों हैं ये आप इसमें कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रेशर। तो जैसे ही फर्स्ट ब्रेथ बेबी लेता है तो उसके बाद जो एट्रियाज हैं इनके दरमियान प्रेशर चेंजेस आते हैं। वो प्रेशर चेंजेस क्या करते हैं, इन सेप्टम्स को पुश करते हैं और ये जो सेप्टम
जहाँ पे जो कि इधर थोड़ा इधर था, ये इस तरह बन के फाइनली इट बिकम्स फ्यूज्ड विद द सेप्टम प्राइमम। ये प्राइमम, ठीक है। जब ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है तो नाउ देयर इज नो वे कि ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रिया की तरफ जा सके, ठीक है। और ये यहाँ से फिर इसको ऑब्वियसली बात है राइट एट्रिया की तरफ आना पड़ेगा और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। डन हो गया। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कई दफा डिफेक्ट किस चीज का होता है कि सेप्टम जो सेकेंडम है वो बहुत शॉर्ट बनते हैं। आई मीन वो कितना बन जाएगा अगर सपोज करो खाली, तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फोरामेन वेन, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सारी वो बुकिश बात जो है बताई है। एक छोटी सी स्टोरी इसके बारे में हम याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई हुई, उससे आपको जरा आसानी से याद हो जाए, ठीक है। ये आसानी से याद करवाने के लिए जस्ट टू गिव यू किस तरह आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो उसकी स्टोरी में यह है कि एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक मिस्त्री बुलाया अपने घर और उसे कहा कि ऐसा करो कि इस कमरे में ना पार्टीशन कर दो, ठीक है। और इस तरह करना पार्टीशन कि जो पार्टीशन तुम करोगे ना, इस तरह करना कि तुम ऊपर नहीं, उसके नीचे ना तुम छोटा सा गैप छोड़ देना, ठीक है। तो ये हमने कौन सा सेप्टम बनाया, सेप्टम प्राइमम। तो डॉक्टर साहब ने कहा उसको जो भी काम वाला था कि भाई नीचे ना गैप छोड़ना। उसने कहा डॉक्टर साहब आम रूटीन में तो रोशनदान ऊपर रखते हैं, ऊपर वो होता है, तो ये आप नीचे क्यों रखवा रहे हो। उसने कहा बस तुम रखो, तुम्हें से क्या, मेरी मर्जी है, तुम रखो। अब ये जो गैप डॉक्टर साहब ने नीचे छुड़वाया था शुरू में, तो हमने इसका क्या नाम रखा था, दिस वाज फोरामेन प्राइमम। तो सेप्टम प्राइमम में ही फोरामेन प्राइमम। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने देखा, कहते नहीं यार यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है, मैंने इधर देखना हो तो मैं तो देख ही नहीं सकता इस साइड से, तो यहाँ इस साइड से, तो तुम ऐसा करो कि इसको बंद कर दो और एक नया गैप इधर बना। मिस्त्री बेचारा तंग आ गया, उसने कहा अच्छा चलो डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। उन्होंने ये गैप बंद कर दिया। तो हुआ ये कि जो फोरामेन प्राइमम था ना वो क्लोज हो गया। देयर इज क्रिएशन ऑफ अनदर फोरामेन, वो यहाँ, ठीक है। एंड दैट फोरामेन जो कि बाद में बने, तो वी कॉल इट फोरामेन सेकेंडम या सेकंड फोरामेन, ठीक है। अब जो सेकंड फोरामेन है वो भी प्राइमम के अंदर ही है, यानी सेप्टम एक ही है, उसी के अंदर डॉक्टर साहब ने पहले नीचे सुराख रखवाया, वो नहीं हुआ, उसको बंद करवा दिया, फिर ऊपर एक नया ओपनिंग करवा ली। अब मिस्त्री ने सारा सामान समेटा, जाने लगा, कहते डॉक्टर साहब अब तो मैं जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं रुक जाओ, मुझे अभी भी मजा नहीं आया, पसंद नहीं आया, तुम ऐसा करो यार इसको भी बंद कर दो। उसका डॉक्टर साहब मैं तो अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे तो अब एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो फिर ही है। उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि तुम एक ना दीवार, एक्स्ट्रा दीवार बना दो, और ऐसा करना कि वो इसके ना राइट साइड पे बनाना। नाउ कम्स दी सेप्टम सेकेंडम। तो मिस्त्री ने दूसरी दीवार बना दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम उतनी बस दीवार बनाना जो इस फोरामेन को, इस सुराख को कवर कर ले, यानी पूरी दीवार बनाने की जरूरत नहीं। सो जस्ट मेक अ वॉल व्हिच इज हाफ कह लेंगे आप, हाफ पार्टीशन कह लें। अब उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ मैंने कहा था गैप आ गया, एंड दैट गैप वाज फोरामेन वे। तो अब ये जो सेप्टम था, दिस वाज सेप्टम सेकेंडम, एंड सेप्टम सेकेंडम कंटेन्स द फोरामेन वे, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि ये एक्चुअली पूरा पाथ पे बनता है कि ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसके थ्रू इधर आएगा, फाइनली यहाँ। So this is the mechanism of development of the interatrial septum, ठीक है जी, interatrial septum। और यही बात याद रखना। अब देखो इसके एमसीक्यूज बड़े कॉमन है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी सेप्टम सेकेंडम में क्या था, ये प्राइमम में क्या था। तो बड़ा ही आसान है भाई, सेप्टम प्राइमम में दो सुराख थे, एक नीचे था एक ऊपर था। जो सेप्टम सेकेंडम का नीचे वाला सुराख था उसका नाम था फोरामेन प्राइमम, और जो ऊपर वाला सुराख था उसका नाम था फोरामेन सेकेंडम। तो एक ही सेप्टम में दो ओपनिंग, सेप्टम सेकेंडम में एक ही ओपनिंग थी, उसका नाम था फोरामेन वे। और दूसरी कि सेप्टम सेकेंडम वाज ऑन द राइट ऑफ द फोरामेन सेप्टम प्राइमम, लेफ्ट पे नहीं है, ठीक है। तो ये भी बड़ी दफा सवाल आया हुआ है, और हम इसको जब एफसीपीएस पार्ट 1 का पहला पेपर होता है ना, पेपर 1, उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं सिंगल लाइन में, तो हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो सेप्टम सेकेंडम इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ द सेप्टम प्राइमम,
इस पॉइंट्स को जो है ना आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्ट, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें देख लें, ये सारे स्टेप्स उन्होंने लिखे हुए हैं, जस्ट अब आपने इसको रीड आउट करना है। यहाँ पर देखो, इस सबसे पहले सेप्टम प्राइमम बना, फर्स्ट स्टेप। सेप्टम प्राइमम के नीचे गैप था छोटा सा, ठीक है, पहले। फिर फाइनली उसके अंदर ये फोरामेन सेकंडम बना, ठीक है। ये फोरामेन सेकंडम यहाँ पे भी है, नीचे फोरामेन प्राइमम है ये वाला। तो एक ही सेप्टम में दो सुराख। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेप्टम, जी ठीक है, सेप्टम सेकंडम प्राइमम, बाकी इन्होंने ये अब सेकंड सेप्टम सेकंडम किधर आ गया, ये दैट्स द सेप्टम सेकंडम, ये यहाँ पे सेप्टम सेकंडम बन गया, और उसके दरमियान जो गैप था दैट वाज द फोरामेन वेन। तो ऑलमोस्ट वही बात बताइए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चेंज क्यों होता है, ये आफ्टर बर्थ क्लोज क्यों होता है? आफ्टर बर्थ होता ये है कि प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रिया थोड़ा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द राइट एट्रिया। जो नॉर्मल, जब बर्थ के बाद या एक नॉर्मल बंदे में राइट एट्रियल प्रेशर 0 होता है, याद रखिएगा, 0 mm ऑफ एजी, या हम कहते हैं कुछ बुक्स में 0 to 4 लिखा हुआ है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर तकरीबन 6 to 8 mm ऑफ एजी होता है, ठीक है। तो वो चेंज इन प्रेशर या फ्लक्चुएशंस जो होती हैं उसकी वजह से ये क्लोज होता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि पेटेंट रह जाता है, पेटेंट फोरामेन वेन, आई मीन प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ। क्लोज जो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि बाद में फिर फ्लो ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम द राइट एट्रिया इनटू द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। तो आम रूटीन में जो मैंने कहा प्रेशर चूंकि लेफ्ट में ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया टू राइट एट्रिया होता है। यानी इसमें एएसडी के अंदर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, जो शंट बनेगा या फ्लो बनेगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, यानी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया विल गो इनटू द राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया से फिर वो आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग से वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेट होंगे वो लेफ्ट एट्रिया, फिर उसको इधर फेंक देगा। अब मुझे ये बताओ कि एएसडी जो है ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है, यानी इसमें साइनोसिस होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू से? एएसडी में स्टार्ट में साइनोसिस होगा या नहीं होगा? लॉजिक यूज करो, आपके सामने सारी डिस्क्रिप्शन है। यस सर। अच्छा, क्यों, कैसे होगा भाई? देखो दोस्तों, इसमें साइनोसिस नहीं होगा, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इसलिए नहीं होगा कि देखो यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था वो तो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड था, लंग से आया था। वो ब्लड अगर इधर आ भी जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से दोबारा जाएगा लंग्स में, फिर ऑक्सीजनेट होकर इधर आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजनेशन का या सॉरी साइनोसिस का शुरू में कोई इशू नहीं होगा, बट विद द टाइम क्या होगा, ग्रेजुअली फ्लो राइट एट्रिया की तरफ ज्यादा था, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई और उसकी वजह से फ्लो रिवर्स हुआ। सो इन द लेटर स्टेजेस हम कह सकते हैं कि रिवर्स फ्लो की वजह से साइनोसिस हो सकता है, बट इन द अर्ली स्टेजेस याद रखिएगा कि जो एएसडी है ये ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसमें साइनोसिस का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो प्लीज इसको आप कंफ्यूज नहीं करना। तो ये सेप्टम डेवलपमेंट की बात भी हो गई आपके साथ, और जो नॉर्मल बातें थी वो भी डिस्कस हो गई। Neji, up till now, if you have any question, please let me know. So, okay, thank you. Allah Hafiz. Thank you.